हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है। आपको इससे पढ़ने के बाद में कंप्लीट एनसीईआरटी समझ में आएगी, कोई भी पॉइंट शायद छूटा नहीं रह जाएगा। और इसके बाद हम एनसीईआरटी भी रिवाइज करवा देंगे। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, जितनी भी देर में जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा हम करने की कोशिश करते हैं। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका होता है एंटीरियर साइड में आपकी नेक होती है और क्लेविकल बोन होती है। वेंट्रल साइड होता है आगे का, आगे की तरफ, तो स्टर्नम होता है। डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि पीछे वाला हिस्सा होता है। और साइड में जो देखते हो वो लेटरल साइड होती है जिसपे रिब्स होती हैं। लंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक चैम्बर में, क्योंकि लंग्स का साइज अपने आप कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे एक बीकर होता है, बीकर के अंदर कोई पत्थर डाल दोगे तो जैसे ही बीकर का साइज बड़ा होगा तो पत्थर अपने आप इधर से उधर ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। ठीक वैसे समझ लीजिए कि किसी बड़े से थोरेसिक चैम्बर में लंग्स पड़ा हुआ है, तो जैसे थोरेसिक चैम्बर का साइज बढ़ता है तो लंग्स भी उसमें फैल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। अभी जैसे कोई भी चीज़ स्पॉन्ज की आपने दबा के रखी है तो उसका साइज छोटा रहेगा, जैसे उसको आप प्रेशर कम कर देंगे तो वो अपना आप फैल जाएगा। इसलिए रिब्स और डायफ्राम जो होते हैं वो थोरेसिक लाइनिंग उसकी जो होती है, जैसे ऐसे आप कट का निशान देखते हैं ना, कट लगा रहता है, तो वो साइड में कौन से कट होते हैं जिससे लाइनिंग आती है, फिर वो नीचे डायफ्राम से होके जाती है। तो वो रिब्स की कटिंग होती है जो डायफ्राम से होके गुजरती है, उसको हम कहते हैं थोरेसिक लाइनिंग। तो वो किसकी बनी होती है? पैराइटल। क्यों? मतलब लंग्स की 2 लेयर होती है ना, तो जो थोरेसिक लाइनिंग से होते हुए जाती है, यानी कि रिब्स से, क्योंकि किनारा जो होता है लेटरल वाला, तो वहाँ से होते हुए ऐसे नीचे आती है, तो नीचे वाला डायफ्राम होता है और साइड वाले रिब्स होते हैं। तो रिब्स से होते हुए डायफ्राम को फॉलो करते हुए जो लाइनिंग जाती है उसको कहते हैं थोरेसिक लाइनिंग, जिसको बोलते हैं पैराइटल। और लंग्स सरफेस पर जो होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इससे क्या होता है कि ये प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ये शॉक एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। जैसे लंग्स जो होता है उसमें सरफेस प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन से, जैसे लंग्स आपस में टकराए नहीं तो वो फ्रिक्शन को रोकती है। ये देखिए आपका क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, इसके बीच में वो पैसेज वगैरह आते हैं, फेरिंग्स वगैरह आते हैं। तो आप समझिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है, इसके बीच में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी ब्रोंकाई आता है। यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्चरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इनिशियल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इस जोन को बोलते हैं हम कंडक्टिंग पार्ट। कहाँ से कहाँ तक? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है आपका? कंडक्टिंग पार्ट होता है। देन इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्व्यूलाई तक ये आपका होता है एक्सचेंज पार्ट, यहाँ पे होता है आपका गैस का एक्सचेंज। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलाई तक होता है आपका एक्सचेंज पार्ट। तो ये एल्व्यूलाई को हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ एल्व्यूलाई। इसी पे होता है डिफ्यूजन, तभी लिखा है आपका एक्सचेंज पार्ट। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल तक तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, तो इसके एक पार्ट पहले तक यानी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक यहाँ पे पाई जाती है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कहाँ तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। अब इसके बाद में देखिए, कहीं पे अगर प्लस का निशान लगा है तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ICM यानी कि इंटरकॉस्टल मसल, जो कि रिब्स के पास होती है। तो अगर ये एक्सटर्नली काम करेगी, EICM, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनली काम करेगी तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जो कि रिब्स के अंदर ये वाला नहीं, हम केवल EICM वाला पढ़ेंगे। ठीक, जैसे समझिए आगे का ऊपर का हिस्सा होता है एंटीरियर, पीछे का पोस्टीरियर। ये होती है आपकी थोरेसिक कैविटी। और ये आपका डायाफ्राम है। तो जब रिब्स कटती हैं तो ये किनारे की साइड में रिब्स आती हैं, तो वही लिखा हुआ था कि रिब्स से होते हुए डायाफ्राम के ऊपर तक जो लाइनिंग जाती है लंग्स की उसको कहते हैं पैराइटल। और इसके बाद में जो इनर साइड की लंग्स होती है उसको कहते हैं विसरल। तो अब ये देखिए, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है और ये आपका डायाफ्राम है। तो एक लंग्स आपका इधर होगा और एक लंग्स आपका इधर होगा। तो जैसे ही इस कैविटी का साइज बढ़ेगा तो लंग्स स्पॉन्जी होने के कारण अपना साइज बढ़ा लेते हैं।
और डायफ्राम के नीचे उसमें प्रेजेंट होती है रेडियल मसल। तो जैसे ही रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है कि कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रेडियल मसल कहाँ है, डायफ्राम में। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या कहाँ से कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये पोजीशन पूछी जाती है कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। और EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ से कहाँ, डॉर्सल से वेंट्रल, यानी पीछे से आगे, किस में होता है, EICM में। और डायफ्राम में कहाँ होता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये है इंस्पायरेशन की प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन में हम किसका इंस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन का। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में कितना समय लगता है, 2 सेकंड का। कैसा क्या होता है, प्लस का निशान मतलब बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक्टिव प्रोसेस है जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। ये एक्सपायरेशन है। तो एक्सपायरेशन में हम क्या निकालते हैं, CO2। तो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है। तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है। तो ये पैसिव प्रोसेस होता है। तो इसमें 3 सेकंड लगता है। यानी एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें रिलैक्स करते हैं और 3 सेकंड लगता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों ही ब्रीथ में आते हैं। तो यानी कि अगर पूछा जाएगा एक ब्रीथ में कितना टाइम लगता है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 दोनों जोड़ेंगे तो 5 सेकंड आएगा। यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। और दोनों में टाइम कितना लग रहा है, 5। तो जब 60 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। इसीलिए लिखा रहता है कि 12 to 16 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं। अब देखो, हमने ये बता दिया कि एयर, ऑक्सीजन अंदर आएगी तो उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं और बाहर जाएगी तो उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो बाहर एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है। तो कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ आती है, ज़्यादा से कम की तरफ आती है। अब अंदर अगर हमें लाना है, इंस्पायर करना है, कोई हवा है जैसे ऑक्सीजन, उसको हमें शरीर के अंदर लाना है, तो यानी कि 760 से वो वाली जगह कम होनी चाहिए, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाता है। यानी कि जो इंस्पायरेशन में हम लोगों के शरीर के अंदर जो प्रेशर होगा वो 760 से कम होना चाहिए, चाहे भले 759 हो। तो इसीलिए लिखा है कि IPP यानी कि इंस्पायरेशन वाला जो होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो वो 760 से कैसा होना चाहिए, वो सॉरी अभी ये एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन में ये देखिए लिखा हुआ है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो 760 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि 760 ही ज़्यादा होना चाहिए और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इससे कम होना चाहिए। यानी कि जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये एक निगेटिव प्रेशर होता है, और जब हमें सांस छोड़नी होगी तो 760 बाहर है, तो अंदर का प्रेशर हम 760 से ज़्यादा कर देंगे तो सांस बाहर चली जाएगी, यानी CO2 बाहर चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाई से लो की तरफ जान रहा है। अगर अंदर हमें इंस्पायर करना है तो 760 से कम होना चाहिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और जब हमें बाहर छोड़ना है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 760 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हो जाएगा। अब ये देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की जगह रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन भी लिखा रहता है। तो इन्होंने NCERT में लिख दिया है कि ब्रीदिंग को ही हम कॉमनली रेस्पायरेशन कहते हैं, इसीलिए ऐसा लिखा रहता है। अब नॉर्मल ब्रीदिंग कैसी होती है, जैसे हम सांस ले रहे छोड़ रहे तो ये इनवॉलेंट्री होती है। अब क्या होता है कि ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ये ब्लू कलर की जो साइन है ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसके अंदर ये रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है रेड कलर वाला। यानी ये क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। तो क्या होता है कि जब डायाफ्राम और EICM, तो हमने बताया था कि डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है, और EICM में होता है तो कैसा होता है, भूल गए, देखो ये लिखा हुआ है, जब EICM में होता है तो डोर्सल से वेंट्रल होता है। तो ये दोनों को रेगुलेट करता है कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर डायाफ्राम, और EICM के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। डायाफ्राम में कैसा होता था, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, EICM में डोर्सल टू वेंट्रल। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, जो ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड के अंदर
ये H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है किसमें, एट्रियल ब्लड में, क्योंकि किसका, वेन का नहीं, एट्री का। तो एट्रियल ब्लड में CO2 का ज़्यादा हो जाना और H प्लस का ज़्यादा हो जाना, ये कीमो सेंसिटिव एरिया चेक करता है। एक उसके पास में प्रेजेंट होता है पोन्स। पोन्स के अंदर एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये क्या करता है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको रेगुलेट करता है। तो ये क्या करता है, न्यूरल सिग्नल भेजता है, कहाँ से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कहाँ प्रेजेंट है, पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। यानी पोन्स के अंदर प्रेजेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक न्यूरल सिग्नल भेजता है। ये देखो न्यूरल सिग्नल भेजा है इसने, तो इसने किसको रेगुलेट कर दिया, यानी कि इन्विट कर दिया किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। जब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पोन्स के अंदर प्रेजेंट है और मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर नेगेटिव सिग्नल भेजता है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इन्वेट कर देता है। इससे क्या होता है, आपका जो सांस लेने का रेट है वो कम हो जाता है। जैसे आप दौड़ रहे होते तो जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में सांस लेने लगते, तो वो एक तरीके का वही है कि इंस्पायरेशन ड्यूरेशन कम हो जाती है अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि ये रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर देता है। और इसके लिए मैंने स्पेशल चैप्टर वो एक टॉपिक बना दिया 15 मिनट का, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो ये आप वो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। जस्ट इसके नीचे ही मैंने डाला था, तो वहाँ पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइड इसकी एल्वेलाई होती है। तो आप ये देखिए, ये आपका बना हुआ है एल्वेलर कैविटी और ये आपकी बनी हुई है एल्वेलाई। तो एल्वेलाई की ये जो लेयर होती है इसको ये बनी होती है एल्वेलाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। इसके बीच में जो ये देख रहे हैं आप लाइनिंग, तो इसके बीच में ये भरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। और ये एल्वेलाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद में ये ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एल्वेलर कैपिलरी एंडोथेलियम। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती हैं, तो उसमें 3 आ जाती हैं, एल्वेलाई की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस और एल्वेलर कैपिलरी एंडोथेलियम। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसकी मोटाई जितनी कम होगी उतना ज़्यादा एक्सचेंज सही होगा। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है। यानी कि मेजर लेयर इसमें कितनी होती हैं, 3 होती हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि कितनी होती है, 3 कौन कौन सी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम किसकी, एल्वेलाई की, क्योंकि एल्वेलाई है और ब्लड कैपिलरी है। तो एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में तो ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, और उसके बीच में भरा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एल्वेलाई की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और एल्वेलर कैपिलरी की एंडोथेलियम, क्योंकि ये एंडोथेलियम अभी आगे आएगी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। और इसके बाद में ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है जिसमें सीधी सीधी वैल्यू लिखी हुई हैं जो कि जनरली लोगों को समझ नहीं आती। देखो आपको ये याद करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में एयर कैसी होती है, 159 और 0.3, यानी आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो ऑक्सीजन के लिए होगी और पीछे वाली CO2 के लिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159, CO2 का होता है 0.3। अगर आपको पार्शियल प्रेशर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि एटमॉस्फेरिक एयर में जितनी भी गैसें प्रेजेंट होती हैं उसमें सिंगल गैस का कितना हिस्सा होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लो 120 मान लो गैस प्रेजेंट है, 120 का रेट है, अब उसमें 159 mmHg में वो 120 कैसे हो जाए, फिर मान लो चलो 200 mmHg है, तो उसमें 159 ऑक्सीजन का है, तो ये इस पार्शियल प्रेशर हो गया, यानी टोटल गैस में इसका कितना हिस्सा है। तो आप याद रखना कि आगे जो भी प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के लिए, पीछे वाला CO2 के लिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है और 0.3। अब ये देखिए, ये आपका है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जिसमें ऑक्सीजन 40 और CO2 45 होती है। ये आपकी एल्वुलर एयर है कैविटी के अंदर, इसमें 104 और 40 होता है। और ये एल्वुलाई है, और एल्वुलाई के बाद में ये क्या था आपका, एंडोथेलियम थी ना ब्लड की। ये देखो यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये एल्वुलाई थी और ये ब्लड की एंडोथेलियम। तो यही सेम चीज़ हो गई कि ये एल्वुलाई है और ये ब्लड की एंडोथेलियम है। तो इसके बीच में जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो एल्वुलाई में कितना है, 104 और 40, यानी ये ऑक्सीजन है और ये CO2। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगी, एल्वुलाई से ब्लड में आएगी।
तो यहाँ 104 है, तो इसका मतलब यहाँ कम होनी चाहिए, तभी तो आएगी ना हाई से लो। तो इसका मतलब यहाँ पे लो है। तो अभी यहाँ पे नहीं, अभी केवल यहीं पे पढ़िए, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी के बाद में वेन्यूल बनेंगे, वेन बनेगी, देन कैपिलरी बनेगी। तो ये क्या है, कैपिलरी। तो इसके बाद में यहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो यानी इसके बाद में ये आपका पल्मोनरी वेन है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्यों, अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड था क्योंकि इसमें CO2 ज़्यादा थी। अब क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन मिल गई, तो पल्मोनरी वेन से क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इस ब्लड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा। यानी कि पल्मोनरी वेन में 95 और 40 होता है, ऑक्सीजन 95 और CO2 40। कंक्लूड कर लीजिए कि पल्मोनरी आर्टरी में 40 to 45, एल्वुलर एयर में 104 से 40, तभी ये 104 से इसके अंदर आप आती है, एक्सचेंज हो जाती है, और इसमें CO2 ज़्यादा होती है तो वापस से एल्वुलाई में चली जाती है, और एल्वुलाई के थ्रू मुंह के रास्ते होते हुए एटमॉस्फेरिक एयर में चली जाती है। अब पल्मोनरी वेन में 95 और 40, इसके बाद में ये आती है नीचे। तो इसके बाद में ये हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इसके रास्ते होते हुए ये यहाँ पे सिस्टमेटिक आर्टरी में आती है। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिल चुकी है, तो यहाँ 95-40 होता है। फिर इसके बाद में ये टिश्यू में जाती है, तो टिश्यू में ये 40 होता है और ये 20 होता है। तो ऑक्सीजन ये यहाँ से 20 की तरफ चली जाती है, और इसमें सेल के अंदर जो CO2 होती है वो 50 होती है, और बाहर कैसी होती है 45। तो ये 50 से 40 होते हुए ऐसे करके वापस से बाहर चली जाती है। अब इसका क्या रास्ता होता है ये हम आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। अब देखो, आपने इतना पढ़ लिया कि पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एल्वुलर लेयर से एक्सचेंज हुआ वो जो 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थी, इसके बाद में पल्मोनरी वेन में आया। पल्मोनरी वेन के बाद में आया आपका सिस्टमिक आर्टरी में। तो सिस्टमिक आर्टरी के बाद कहाँ गया, ये हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। सिस्टमिक आर्टरी के बाद में आपका आर्ट्रियोल में गया, देन कैपिलरी में गया, देन वेन्यूल में गया, वेन में गया। तो ये टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि वेन्यूल वेन तक गया। अब गैसियस एक्सचेंज होगा 2 लेवल पे होता है, एक एल्वुलाई के लेवल पे और एक टिश्यू के लेवल पे होता है। तो ये पूरा क्या था कि पल्मोनरी आर्टरी से आया, उसके बाद में वो गैसियस एक्सचेंज हुआ, आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी और वेन्यूल और वेन। तो फिर वो वहाँ गैसियस एक्सचेंज हुआ था ना, तो वो टिश्यू लेवल पे गैसियस एक्सचेंज हुआ था। इसके बाद वेन में जाने के बाद में वेन में कैसा हो गया था, तो क्या हुआ, सिस्टमिक आर्टरी आर्ट्रियोल में गया, कैपिलरी में गया, देन वेन्यूल में गया, वेन में गया। अब आपको हमने बताया था कि टिश्यू लेवल पे जब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, ये देखो टिश्यू लेवल पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन तो सेल के अंदर आ रही क्योंकि ये टिश्यू है, ये सेल है। तो ऑक्सीजन तो 40 से 20 आ गई, यानी कि सेल को ऑक्सीजन मिल गई। अब CO2 जो है सेल से टिश्यू में चली गई, तो ये टिश्यू कैसा हो गया था, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि CO2 मिल जाती है तो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि टिश्यू लेवल पे अब जो ब्लड हो गया वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हो रही थी टिश्यू लेवल की। अब टिश्यू में कैसा हो गया, क्योंकि टिश्यू से एक्सचेंज हो गया, सेल ने टिश्यू से एक्सचेंज कर दिया, तो 50 to 45 चला गया। इसके बाद में ब्लड जाता है वेना केवा में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाता है राइट एट्रियम में, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में चला जाता है, और फिर से वही प्रोसेस घूमने लगती है। अब ये चार्ट बना हुआ है आपकी NCERT में कि गैसियस एक्सचेंज होता है 2 लेवल पे, एक एल्वुलाई के लेवल पे और एक टिश्यू लेवल पे। अब ये उसका नॉर्मल फ्लो है जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलर एयर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और सेलुलर। ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 159 और ये एल्वुलर एयर होती है 104, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना था उसमें, ऑक्सीजन 40। तो 104 से 40 की तरफ ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। देन 95 से 40 टिश्यू में जाता है, और 40 से 20 फिर सेल में चली जाती है। ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज है। अब इसके बाद में CO2 का कैसे हो रहा था, जब हमने बताया था कि सेल से टिश्यू में गया था, तो 50 से, ये देखो सेलुलर इसीलिए लिखा है क्योंकि सेल का था ये 50, तो 50 to 45, 45 से 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 40 से 45, फिर 45 से 40, तो ये CO2 का होता है। यानी ऑक्सीजन का ऐसे चलता है और CO2 का ऐसे चलता है। तो ये आपका वहाँ दिया गया, बस मैंने आपको एक समझाया था, लोग इसको स्किप कर देते हैं या बस इसको चार्ट से समझा देते हैं। होप आपको समझ आया होगा। देन ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एल्वुलाई लेवल इसका इधर साइड में है और टिश्यू लेवल इसका इस साइड में है। तो ये आपकी
आरबीसी बनी हुई है। तो ये बताया गया शॉर्ट में कि 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा के थ्रू होता है, 97% ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है डिफ्यूजन वो आरबीसी के थ्रू होता है, और 70% होता है CO2 का बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो कि प्लाज्मा में ही पड़ी होती है। 7% CO2 का होता है आपका 7% CO2 के फॉर्म में, और 70% सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, जो कि दोनों कहाँ पड़े होते हैं, प्लाज्मा में। और 20 to 25% CO2 का होता है आपका कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब ये डिटेल में हम आपको बताते हैं आगे कैसे। देखो गैसियस एक्सचेंज दो लेवल पे था, एक एल्वियोलाई और एक टिश्यू लेवल पे। तो यहाँ पे आप पढ़िए, ये टिश्यू लेवल पे क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। तो इसमें 3 कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दे रखी है जिसमें PO2 कितना है, 40 है, और ये आपकी RBC है जिसके अंदर HbO2 दे रखा है। तो ये सिस्टमिक आर्टरी बता रखी है। जैसे क्या होता है कि 100 ml जो ब्लड होता है उसमें 20 ml ऑक्सीजन डिलीवर होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 95 और 40 होता है, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए, जब आपका HbO2 है तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में केवल 5 ml ही हमने ट्रांसफ़र किया, लेकिन हमने बताया था कि टोटल कितना था, 100 ml। 100 ml में कितना होता है, 20 ml। ठीक है, तो यानी 20 ml ही इसका 100% हो गया, यानी एक के हिस्से में कितना है, 5 ml आया ना। तो अगर मान लो जैसे 20 हो गया, तो इसके बाद में ये आप जब 100 ml कितना डिलीवर करता है, 20 ml ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे इस 20 ml को हम तोड़ तोड़ के यहाँ बात करेंगे कि कितना कितना ml किसको देंगे। जैसे एक चीज बस ये समझ लो, जैसे 20 से हम 5 ml दे दिए, यानी कि 25% दे दिए और 75% बचा लिया, यही तो हुआ। तो जो हम दे देंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डिसोसिएशन, यानी कि टूट गया। जैसे 20 है, 20 में से 5 लोगों को मैंने, 20 लोग हैं समझ लीजिए, 20 लोग में से 5 लोग को हमने निकाल दिया, यानी 5 लोगों का हमने क्या कर दिया, डिसोसिएशन कर दिया, और 15 लोग बचा लिए। तो जब बचा लेंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सैचुरेशन। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 40। तो जब नॉर्मल ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो हमने क्या किया कि 100 ml ब्लड जो 20 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा था उससे हमने केवल इसको 5 ml दी। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में था। तो हमने 20 ml से इसको केवल 5 ml दी, यानी सेचुरेशन कितना हुआ, 75% का, क्योंकि 75% लोग हमने बचा लिए। और 5 ml तोड़ा तो 20 का 5 ml कौन सा हिस्सा है, 25वां। तो यानी 25% हमने डिसोसिएट कर दिया, सेचुरेट कितना कर दिया, 75%। आप सोचिए कि इस 20 ml का 10 ml हमने इसको दे दिया। ये जब PO2 की वैल्यू कितनी है, 30, तो हमने कितना दे दिया, 10 ml, यानी कि 20 ml में से 10 ml दे दिया, यानी कि आधा दे दिया। तो 50% का वो सेचुरेशन हो गया और 50% का डिसोसिएशन हो गया। अब कोई व्यक्ति है जो एक्सरसाइज कर रहा है और यहाँ PO2 की वैल्यू कितनी है, 20, तो हमें उसको ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो हमने 20 में से 15 दे दिया, यानी 3 हिस्से दे दिए। तो यानी कि अब क्या कर दिया हमने, कितने लोगों को तोड़ दिया, डिसोसिएट कितने कर दिया, 75% को, और सैचुरेट कितने हो गए, 25%। एक ओवरऑल रिव्यू देखिए, ये 100 ml ब्लड था जिसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन थी। जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन रहेगी बॉडी की तो ऑक्सीजन PO2 कितना रहेगा, 40। तो हम इसको 5 ml देंगे, तो 5 ml दे दिया, यानी एक हिस्सा दिया, तो कितना हो गया, डिसोसिएशन 25%, और बचा कितना, 75, इसलिए लिखा है। और बचने के लिए सेचुरेशन यूज करते हैं कि कितने लोग जुड़े रह गए, 75%, टूट कितना गया, 25%। अब जब PO2 की वैल्यू 30 थी तो हमने 20 ml से कितना दे दिया, 10 ml, तो आधा दे दिया ना। तो यानी कि 50% लोग ही डिसोसिएट हो गए और 50% लोग ही जुड़े रह गए, तो सैचुरेट हो गए। अब हमने PO2 की वैल्यू जब 20 है तो हमने कितना दिया, 15, 20 में कितना दिया, 15, तो यानी 3 हिस्से तोड़ दिए, तो सैचुरेशन कितना हो गया, 25%, और डिसोसिएशन 75%। तो ये इसकी वैल्यू थी। जो आप ग्राफ समझते हो ना ये वाला, तो इसमें क्या समझाया गया है, इसमें ये समझाया गया कि इधर जो वैल्यू दे रखी होती है इधर सैचुरेशन होता है, और इधर ये होता है कि ऑक्सीजन का लेवल है। अब जब ऑक्सीजन का लेवल 40 था तो हम कितना दे रहे थे, 5 ml दे रहे थे ना। तो जब हम 40 पे 5 ml दे रहे थे, यानी कि 25% क्या कर रहे थे, डिसोसिएट। तो 75% क्या हो रहा था, सैचुरेट। जब ऑक्सीजन की वैल्यू बीच वाली थी 30, तो 30 पे हम कितना दे रहे थे, 10%। तो 10% क्या हो रहा था, डिसोसिएट। जो दे रहे थे वो एक तरीके से तोड़ रहे थे, तो यहाँ कितना दे रहे थे, 10 ml। तो 10 का क्या हो रहा था, डिसोसिएशन। तो सैचुरेशन कितना हो रहा था, 50%।
यानी 10 दे रहे थे तो 50% की डिसोसिएशन हो रहा था, 50% की सेचुरेशन। जब PO2 की वैल्यू 20 थी, कब थी? जब एक्सरसाइज कर रहा था। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में थी ये एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज कर रहा था तो हमने 15 ml दे दिया था, डिसोसिएशन कितने का हो गया था? 75% का, और सेचुरेशन कितने का हो गया? 25 का। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। अब जब ग्राफ ये होता है, जब ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, तो लेफ्ट शिफ्ट होने का क्या मतलब होगा? सेचुरेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा ना, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट होगा तो सेचुरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि लोग ज़्यादा जुड़े रहेंगे, यानी ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी। जब ये ग्राफ राइट शिफ्ट होता है यानी सेचुरेशन कम हो जाता है, यानी कि टूटने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। ऐसे याद रखो कि Hb + O2, HbO2 होता है, एल्व्यूलाई का पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? एल्व्यूलाई का पॉइंट। और एल्व्यूलाई के पॉइंट पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं और ये टिश्यू के लेवल पे जाके टूटते हैं। तो यहाँ पे ये Hb के O2 के साथ जुड़ने को ही हम सेचुरेशन कहते हैं, यानी कि Hb के साथ कौन जुड़ रहा है? O2 जुड़ रहा है। तो हम ये O2 के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं कि Hb के साथ O2 जुड़ा रहेगा तो उसी को हम सेचुरेशन बोल रहे हैं। तो ये एल्व्यूलाई लेवल पे क्या होता है? HbO2 के साथ जुड़ा रहता है और टिश्यू लेवल पे जाके ये टूट जाते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब 40 था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तो हम 5 ml दे रहे थे। 5 ml कितना था? 20 ml का 5 ml कितना हुआ? 25%। तो 15% 15 बचा ना, 15 ml। तो 15 ml का कितना मतलब? 75%। तो ये इस तरीके से ग्राफ है। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार इसको दोबारा सुन लीजिए। जैसे एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। तो 100 ml ब्लड में 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होता है, इसलिए 100 ml ऑक्सीजन में कितनी थी? 20 ml, और इसी 20 ml से हम यहाँ बांट रहे थे। अब इसके बाद भी देखो, बाइंडिंग को हमने सेचुरेशन बोला था, जुड़ना, और डिसोसिएशन का मतलब टूटना। अब यहाँ पे देखो PO2 का ग्राफ, इसके बारे में बात करिए। इसका शेप कैसा है? एस। ये देखो एस शेप में। तो सिग्मॉइड एस शेप कर्व बनता है, एस शेप कर्व बनता है। तो जब ये कर्व बन गया तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो सेचुरेशन ज़्यादा है बताया, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? बनेगा। जब ये राइट शिफ्ट होगा तो सेचुरेशन कैसा हो जाएगा? देखो नीचे राइट शिफ्ट हो रहा है ना, तो सेचुरेशन कम होता चला जा रहा है ना। तो जब सेचुरेशन कम होगा, सेचुरेशन का क्या मतलब है? कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कम जुड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो HbO2 का डिसोसिएशन कहाँ हो जाएगा? टिश्यू लेवल पे होता है ना, ज़्यादा होने लग जाएगा। इसकी एक पहचान है, जब राइट शिफ्ट होता है तो PO2 कम हो जाती है, यानी PO2 कम हो गई, यानी कि ऑक्सीजन कम जुड़ रही है। ऑक्सीजन कम जुड़ रही है, इसका मतलब क्या है? कि डिसोसिएशन चल रहा है। इसका मतलब कि ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा है। H+ ज़्यादा हो गया तो भी राइट शिफ्ट हो रहा है। pH कम हो गया तो राइट शिफ्ट। एसिडिक बढ़ गया, PCO2 ज़्यादा हो गया, 2,3 DPG या BPG बढ़ गया या टेम्परेचर बढ़ गया तो राइट शिफ्ट होता है। और 3% प्लाज्मा डिजोल्व होके होता है, और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन RBC के फॉर्म में होता है। ये मैंने आपको पिछले पेज पे रफली बताया था। तो ये 100% ऑक्सीजन का डिलीवर हो गया, तो ये ऑक्सीजन वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब आती है CO2 की बारी। अब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे CO2 का। ये एल्व्यूलाई लेवल है, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे अभी तक? Hb को O2 के साथ जोड़ रहे थे, तभी तो बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? सेचुरेशन हो रहा है, यानी कि जुड़ रही है। तो अब हमें एल्व्यूलाई से कहाँ भेजना है? जोड़ के कहाँ भेजना है? टिश्यू लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमने जोड़ के रखा है, वहाँ क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो जब ये रास्ते में जाएगी तो कमज़ोर हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी से कहीं बीच में ही ना टूट जाए, इसलिए इसके साथ हम पोटेशियम को जोड़ देते हैं, जिससे ये टिश्यू लेवल तक जुड़ी चली जाए स्टेबिलिटी के लिए। अब क्या होता है कि ये देखो टिश्यू लेवल पे हम आ गए, ठीक है। अब टिश्यू लेवल पे आने के बाद में क्या है कि ये बीच में RBC रखी हुई है। तो हमने क्या किया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो हमने एल्व्यूलाई के लेवल पे जोड़ी थी, सेचुरेट की थी, उसके साथ में पोटेशियम लगा के भेज दिया, जिसकी वजह से ये बीच में नहीं टूटी और ये हीमोग्लोबिन में RBC में सुरक्षित पहुंच गई। अब इसके बाद में इसको तोड़ देंगे तो KHB + O2 में टूट जाएगी। अब फिर इस KHB का भी कोई काम नहीं है तो KHB भी टूट जाएगा K+ और HB नेगेटिव में। अब क्या होगा कि 70% CO2 जो बचा है, 7% CO2 का तो प्लाज्मा के फॉर्म में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद में बचा आपका 70%, तो 70% CO2 जाएगा सबसे पहले RBC के अंदर। RBC के अंदर ये पानी से मिलेगा और उस पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के काम करते ही ये H2CO3 बन जाएगा, यानी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और इस पर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा, जो H+ और HCO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी बाइकार्बोनेट आयन बना देगा।
अब ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर दो चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक बाइकार्बोनेट का होता है और एक क्लोराइड का होता है। तो अब क्या हुआ, जो 70% CO2 पानी के साथ जुड़ के कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनाई थी, फिर कार्बोनिक एसिड को तोड़ दिया गया था H+ में और HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और इसके चैनल जैसे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में टूटा तो आरबीसी के चैनल पे SCO3 नेगेटिव का प्रेजेंट था, तो ये इसको तुरंत मौका मिल गया, इससे बाहर आ गई। यानी कि 7% CO2 और 70% CO2 का जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है, दोनों का ट्रांसपोर्ट होता प्लाज्मा के थ्रू ही है। लेकिन सबसे पहले 70% आरबीसी कहाँ जाती है, आरबीसी के 70% CO2 कहाँ जाती है, पहले जाएगी आरबीसी के अंदर, देन आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में टूट के उसके चैनल से बाहर आ जाएगी, आएगी वापस प्लाज्मा में ही। तो 70 और 7 कितना हो गया, 77% CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब देखो क्या हुआ कि NaCl पड़ा हुआ था प्लाज्मा के अंदर पहले से, तो NaCl Na+Cl- में टूट गया। तो ये क्या हुआ कि जो Na था वो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लिया, क्योंकि ये भी तो आरबी से निकल के प्लाज्मा में आ गया। तो HCO3 से NaCl का Na रिएक्शन कर लिया, तो इसने क्या बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो Cl बना था अकेला बच गया। तो इस Cl को ही टोटल हमें अकेला करके अंदर भेजना था आरबीसी के। तो जब ये Cl क्लोराइड अकेला बचा तो इसका क्लोराइड का चैनल प्रेजेंट था, ये अंदर चला गया, कहाँ से, प्लाज्मा से आरबीसी में। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। कैसे, फिर से समझ लो कि नॉर्मल क्या था कि PO2 40 था, PuCO2 45 था, तो ये 45 है और यहाँ कम है, तो 5 ml वो ट्रांसफर कर रहे थे ना, जब 40 फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी तो 75 वो हो रहा था आपका सेचुरेशन। तो हमने KHbH2 के फॉर्म में भेजा, तो KHbO+O2 को हमने अलग कर लिया, फिर KHb को तोड़ दिया, तो 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया, प्लाज्मा के फॉर्म में। अब 70% का कैसे होगा कि प्लाज्मा से पहले आरबीसी में जाएगी, पानी के साथ मिलेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम मिलेगा, वो इसको H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड में तोड़ देगा। तो कार्बोनिक एसिड में तोड़ने के बाद में फिर से यही एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा, तो ये H+ और HCO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, तो क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन। तो अब H+ इसके अंदर रह गया है, अभी इसका कुछ नहीं हो पाया था, तो HCO3 तो आगे चैनल से बाहर निकल आया आरबीसी के, कहाँ पे आ गया, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में HCO3 NaCl जो प्लाज्मा के अंदर टूटा अलग बैठा था, तो इसके इससे इसका सीधा कांटेक्ट हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। और क्लोराइड ने देखा हम तो अकेले हो गए, तुरंत आरबीसी के गेट से अंदर चला गया, तो प्लाज्मा से आरबीसी में गया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड शिफ्ट। ये किस लेवल पे था, टिश्यू लेवल पे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एल्वियोलाई लेवल पे क्या होगा, तो एल्वियोलाई लेवल पे आरबीसी से प्लाज्मा आएगा। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, प्लाज्मा से आरबीसी। लेकिन अगर कहाँ हो रहा है, टिश्यू के लेवल पे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता ना कि एल्वियोलाई में कहाँ होगा, तो एल्वियोलाई में तो अंदर चला गया ना, तो आरबीसी से प्लाज्मा आएगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये आपका H+ बच गया, तो और ये K+ बच गया, तो K+ और Cl, ये जो है ना Cl अंदर गया है, तो K+ के साथ में Cl जुड़ जाता है, तो KCl बना लेता है। और जो H+ है इसके साथ में ये हीमोग्लोबिन, जो देखो K+ बचा था ना और ये H+ बचा था, तो जो क्लोराइड अंदर गया है तो वो क्लोराइड K+ के साथ मिलके क्या बना लेता है, KCl। और ये H+ बचा था और हीमोग्लोबिन बचा था, तो ये इसके साथ मिलके HHB बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट वाली रिएक्शन। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से हुआ है, प्लाज्मा से आरबीसी में हुआ है ना, चैनल के थ्रू, तो इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, जो आरबीसी से और HCO3 कहाँ से आया है, अंदर से बाहर, यानी आरबीसी से प्लाज्मा। यही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 7% प्लाज्मा से हुआ, 70% NaHCO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हुआ, लेकिन दोनों हुए कहाँ, प्लाज्मा में। तो इसलिए टोटल कितना है, 77%। लेकिन 77% में 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के फॉर्म में, 70% सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हुआ है। जो 22 से 25% CO2 बची थी वो हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग्स में आरबीसी से प्लाज्मा क्लोराइड शिफ्ट होगा, कहाँ लंग्स कहाँ था, एल्वियोलाई लेवल पे, तो एल्वियोलाई लेवल पे तो आरबीसी से प्लाज्मा में आएगा ना, क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट तो प्लाज्मा से आरबीसी हुआ है। ये आपके डिसऑर्डर हैं जो कि विद इन 2 मिनट है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन हो जाता है, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अस्थमा में एलर्जी होती है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स दोनों में होती है। अगर ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाइटिस,
और ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई दोनों में हो जाती है एलर्जी, तो उसको बोलते हैं अस्थमा। इसके बाद में क्या होता है कि ये जैसे स्पाज्म हो जाता है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की मसल में जकड़न हो जाती है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इससे क्या होता है ल्यूमन पतला हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्यूब में म्यूकस भर जाता है, तो जैसे ही सांस लेते हैं तो वीजिंग साउंड आता है, इसी को इससे प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, तो इसी से इसको कहते हैं अस्थमा। एम्फाइसीमा जो होता है क्रोनिक होता है, जैसे कोई कहे सिगरेट पीता है तो उसको एम्फाइसीमा हो जाएगा, नहीं, एक आध बार पीने से कुछ नहीं होता है, जो कई सालों के चेन स्मोकर होते हैं उनको दिक्कत होती है, ये एम्फाइसीमा क्रोनिक होता है सिगरेट स्मोकिंग से। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्वुलर वॉल होती है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है वो डैमेज हो जाती है, तो एक्सचेंज जो होता है यानी कि रेस्पिरेटरी एरिया सर्विस जहाँ से वो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था जो 3 लेयर की बनी हुई थी वो डैमेज हो जाती है। एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जो लोग जहाँ जैसे मजदूर नहीं होते हैं वो काम करते हैं पहाड़ों वगैरह पे जहाँ स्टोन ब्रेकिंग होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो उनको उसी धूल में रहना पड़ता है, तो वो धूल उनके शरीर के अंदर चली जाती है, तो उससे क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं स्पॉन्जी होते हैं ना, जैसे दबा के बैठा है तो उतनी देर दबे रहते हैं, जैसे तुम छोड़ोगे वैसे ही अपने आकार में वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है जब स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके लंग्स को कोलेजन फाइबर हो जाता है, यानी कि बहुत टाइट हो जाते हैं, फिर उनको दबाने पे वो दबते भी नहीं है, एकदम रिजिड टाइप के हो जाते हैं। क्यों? इसी को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस हो गया, तो फिर उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।